हेलो स्टूडेंट, जीके भाई देवेंद्र सर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने पुरातात्विक जो स्रोत वाला जो पार्ट था उसमें पुरातात्विक साइट्स के बारे में पढ़ा और 3 महत्वपूर्ण साइट्स पढ़ी हमने, जहां पे हमें बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं, खासकर महिला पर्यवेक्षक, पटवार, आरएस, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड उसमें। और आज उसी वीडियो को हम आगे बढ़ा रहे हैं। कल हमने 3 सभ्यताओं के बारे में बात की। जो महत्वपूर्ण सभ्यताएं थी, बेराट सभ्यता, इसके अलावा आहड़ सभ्यता और कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता के बारे में हमने पहले भी डिटेल पढ़ी थी, जब सिंधु सभ्यता की एक साइट के बारे में बात की थी, तो वहां पे भी हम दोबारा देख सकते हैं। एक तरह से उस वीडियो को और ज्यादा क्लियर कर सकते हैं आप लोग। इसमें कुछ एक क्वेश्चन जो है वो बाद में करेंगे। आगे हम बढ़ते हैं और उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बात रह गई तो उसको हम क्वेश्चन के रूप में कर देते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो समाहित कर देते हैं, जो सिंगल लाइन के क्वेश्चन रहे थे अपने उनको। अपना जो टॉपिक है वो पुरातात्विक साइट्स का चल रहा है, पुरातात्विक स्थल का चल रहा है। और पुरातात्विक स्थलों में हमने 3 पुरातात्विक स्थल की बात की थी। राजस्थान में बहुत ज्यादा एक तरह से ताम्रपाषाण काल, कांस्य युगीन, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, बहुत सारे विभिन्न कालों का प्रतिनिधित्व करने वाली साइट्स है। सबसे पहली साइट की हमने बात की थी कालीबंगा। कालीबंगा के बारे में जो क्वेश्चन पूछे गए उनको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। इस बार फर्स्ट ग्रेड का भी क्वेश्चन था और हमें सेकंड ग्रेड में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से स्थान से जूते खेत के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो कालीबंगा जो है वहां से हमें जूते खेत के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। दूसरा पॉइंट हमने ये देखा कि कालीबंगा पूरी सिंधु सभ्यता का वह स्थल है जहां पर दोहरी रक्षा प्राचीर मिली है। बाकी जो साइट्स हैं वहां पे इकहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। तो महिला पर्यवेक्षक 2015 का क्वेश्चन था कि कौन सी साइट से दोहरी रक्षा प्राचीर के प्रमाण मिले हैं। ये महिला पर्यवेक्षक 2015 का क्वेश्चन हुआ। तो कालीबंगा ऐसी साइट है जहां से दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। हमें ग्रेड में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो अमलानंद घोष के बारे में पूछे जा चुके हैं कि इसका खोज कार्य जो है वो सबसे पहले करने वाला विद्वान, तो 1952-53 में इसकी खोज अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। इसके अलावा हमें इस बार कॉलेज लेक्चरर 2016 में, कॉलेज व्याख्याता 16 में क्वेश्चन मिला था कि राजस्थान में कौन सी साइट्स जो है वो सिंधु सभ्यता से संबंधित है। तो कालीबंगा के साथ साथ ये देखते हैं कि रंगमहल साइट दूसरी थी जो सिंधु सभ्यता से संबंधित है। तो ये 2 साइट कालीबंगा और रंगमहल सिंधु सभ्यता से संबंधित मानी जाती है। तो कालीबंगा तो है ही है, रंगमहल दूसरी साइट हो गई। ये अपना कॉलेज व्याख्याता 2016 का क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा हमें कालीबंगा के संदर्भ में जो है वो नॉर्मली लकड़ी की नालियों के संदर्भ में क्वेश्चन जो है, बेलनाकार मुहर के संदर्भ में, और खासकर जो अन्य अपन ने साक्ष्य लिखे थे, खासकर जब हम बात करें ऊंट की अस्थियों के साक्ष्य, इसके अलावा मिट्टी के घर, मिट्टी का हल जो है उसके साक्ष्य जो है, उसके संदर्भ में कथन कारण जो क्वेश्चन था। इसके अलावा एक बात हमने ये भी कही कि कालीबंगा 2 कालों का प्रतिनिधित्व करने वाला साइट था, जो ग्रामीण और विकसित हड़प्पा का प्रतिनिधित्व करता है। तो उसके बारे में भी हमें क्वेश्चन पूछा गया था। थर्ड ग्रेड का अपना क्वेश्चन ये था कि कौन से विद्वान ने इस सभ्यता को, ये जो कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा साइट है, उसको सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया है। ये थर्ड ग्रेड का क्वेश्चन था। तो दशरथ शर्मा ऐसे विद्वान थे जिन्होंने तीसरी राजधानी बताया है। तो ये कालीबंगा के बारे में महत्वपूर्ण एक तरह से कंटेंट थे। आगे विभिन्न क्वेश्चन की बात करते रहेंगे बीच बीच में, जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके बाद हम लेते हैं कि सीकर में एक साइट आती है गणेश्वर, जिसको गणेश्वर सभ्यता भी कहा जा रहा है। तो गणेश्वर सभ्यता
जो है इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात करें तो सबसे पहले जो है गणेश्वर सभ्यता की स्थिति पूछी गई है हमें सेकंड ग्रेड में। तो ये नीम का थाना तहसील है सीकर में, तो इसकी लोकेशन पूछी गई थी क्वेश्चन में। तो पहला अपना क्वेश्चन ये क्लियर हो गया कि नीम का थाना सीकर में अवस्थित है गणेश्वर सभ्यता। दूसरा, गणेश्वर जो है इसकी नदी पूछी गई कि कौन सी सभ्यता जो है वो एक तरह से कांतली के किनारे बसी हुई है। तो कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता अवस्थित है। जैसे हमने कालीबंगा को देखा कि घग्गर या प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे है। आहड़ सभ्यता आयड़ बेड़स या बनास घाटी में अवस्थित है और बेराट सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे। तो गणेश्वर सभ्यता जो है वो कांतली नदी के किनारे अवस्थित है। दूसरा, इसके बारे में ज्यादा क्वेश्चन हमें इसकी उपमाओं के बारे में पूछा जाता है। जैसे आहड़ के लिए हमने लिखा था कि इसको ताम्रवती या तांबावाली या आघाटपुर या आघाट दुर्ग या धूलकोट कहा जाता है, जो एक क्वेश्चन था सेकंड ग्रेड का जिसमें से एक अन्य ऑप्शन नहीं होता है। तो गणेश्वर के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये हो सकता है कि पुरातत्वविदों ने इसको पुरातत्व का पुष्कर कहा है। ये पहली उपमा है गणेश्वर के लिए। और दूसरा, प्राचीन काल में सबसे ज्यादा एक तरह से तांबे के उपकरण या ताम्र सामग्री हमें बहुत ज्यादा मात्रा में गणेश्वर से मिली है, इसलिए गणेश्वर सभ्यता जो है इसको ताम्र सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। ये दो कंटेंट जो है वो हमें बार बार क्वेश्चन में मिल सकते हैं। पुरातत्व का पुष्कर जो है वो अभ्यर्थी याद रखें, जो पूछा जा सकता है। ताम्र सभ्यताओं की जननी तो पूछा जा ही चुका है। नीमका थाना कातली नदी के बारे में भी पूछा जा चुका है। तो गणेश्वर सभ्यता जो है वो सीकर के नीमका थाना में कातली नदी के किनारे अवस्थित है। पुरातत्व का पुष्कर और ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। गणेश्वर से तांबे के उपकरण जो है वो अत्यधिक मात्रा में मिले हैं। जैसे तांबे के बाणाग्र मिले हैं, मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं, इसके अलावा छुरियां मिली है और अन्य एक तरह से मृद भांड जो है वो भी मिले हैं। तो तांबे के उपकरण जो है वो ज्यादा होने के कारण ताम्र सभ्यताओं की जननी। इसके साथ साथ दूसरा, विद्वान ये भी कहते हैं कि यहाँ से अत्यधिक मात्रा में जो तांबा है वो मंगाया जाता था सिंधु वासियों द्वारा। तो सिंधु सभ्यता को तांबा निर्यात भी करते थे गणेश्वर सभ्यता के लोग। तो गणेश्वर से तांबे का निर्यात जो है वो अत्यधिक मात्रा में सिंधु सभ्यता को किया जाता था। तो इसलिए ताम्र सभ्यताओं की जननी के संदर्भ में तांबे के बहुत सारे उपकरणों के संदर्भ में इसका नाम मिलता है। गणेश्वर जो है एक तरह से मुख्य वन्य क्षेत्र भी हम कह सकते हैं, जहां पे बहुत सारी वन्य जीव खासकर पैंथर वगैरह जो है वो भी आते रहते हैं। तो वन्य जीव प्रेमियों का एक महत्वपूर्ण साइट्स है गणेश्वर। इस गणेश्वर सभ्यता के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात हो सकती है कि मृद भांड में हमने देखा कि अलग अलग रंग के मृद भांड हैं। और खासकर हम पटवार मेंस की बात करें तो हमें आहड़ के मृद भांड के बारे में पूछा गया था। तो आहड़ के मृद भांड हमने लिखा कि गोरे व कोट कहा जाता है, जो मृद पात्र आहड़ से मिले हैं अनाज एकत्रित करने के लिए। ठीक वैसे ही गणेश्वर से जो मृद पात्र मिले हैं, मृद भांड मिले हैं, उनको विद्वानों ने कपिश वर्णी मृद भांड कहा है। तो गणेश्वर के मृद भांड जो हैं वो कपिश वर्णी मृद भांड कहलाते हैं, जबकि आहड़ के मृद भांड जो पटवार मेंस का क्वेश्चन है गोरे और कोट कहलाते हैं। ये अपना एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इसके अलावा हमने शुरुआत में ये देखा कि विभिन्न कालक्रम के आधार पे पाषाण, ताम्र पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, हम एक तरह से सभी साइट्स के बारे में विशेषताएं बताते आ रहे हैं। तो गणेश्वर सभ्यता जो है वो ताम्र युगीन सभ्यता है विशुद्ध रूप से। तो ताम्र युगीन सभ्यताओं में बहुत सारी साइट्स जो है वो भी हम रख सकते हैं। खासकर आहड़ को भी ताम्र युगीन सभ्यता कह सकते हैं, जहां पे हमने कालीबंगा को कांस्य युगीन सभ्यता कहा। जो बेराट है वो मौर्य युगीन और महाभारत काल या लोह युगीन सभ्यता की महत्वपूर्ण साइट है। तो गणेश्वर जो है वो ताम्र युगीन सभ्यता का स्थल माना जाता है। आगे देखते हैं
गणेश्वर जो है, इससे इन के अलावा हमें एक शिव मंदिर भी मिला है। यहां से शिव मंदिर के प्रमाण भी मिले हैं। इसके अलावा यहां से एक ऋषि, गालव ऋषि की तपोस्थली भी कहा जाता है, गालव ऋषि की तपोभूमि भी इसे कहा जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि खासकर पशुपालन और कृषि जो है मुख्य अर्थव्यवस्था का आधार होता है। ताम्र काल में तांबे के जो कृषि उपकरण हैं वो ज्यादा से ज्यादा प्रयोग में लाए जाते थे। और गणेश्वर सभ्यता में खासकर हम देखें कि उत्खनन करता जो है विद्वान, इसके संदर्भ में R.C. अग्रवाल का नाम आता है। तो रतन चंद्र अग्रवाल पूरा नाम है, R.C. अग्रवाल इसके उत्खनन करता हो गए। और गणेश्वर का कालक्रम जो है लगभग 2800 ईसा पूर्व माना है विद्वानों ने। तो दो बातें, और यहाँ पर विद्वान पूछा जाए R.C. अग्रवाल होगा, जैसा कि हमें एक क्वेश्चन बैराट के संदर्भ में सबसे पहले उत्खननकर्ता के बारे में पूछा जा चुका है, और बाकी तो हमें बार बार पूछे ही जा रहे हैं। तो वहां पे हमने देखा कि दयाराम साहनी पहले उत्खननकर्ता थे बैराट के। वहां पे R.C. अग्रवाल जो है, रतन चंद्र अग्रवाल जो है, वो गणेश्वर सभ्यता के उत्खनन से संबंधित है। गणेश्वर सभ्यता का जो काल है वो 2800 ईसा पूर्व माना जाता है। तो कहीं पर ताम्रयुगीन सभ्यताएं जो है वो कांस्य युग से पहले आ जाती है, और कहीं पर ताम्रयुगीन सभ्यताओं का काल जो है वो कांस्य युग के बाद का है। वो भारत के विभिन्न स्थानों पे इसका कालक्रम जो है वो, उस पे विद्वान एक मत भी नहीं है और कालक्रम एक सा भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, और गणेश्वर सभ्यता के बाद अगला एक महत्वपूर्ण स्थल, जिसके बारे में हमें फर्स्ट ग्रेड में दोनों बार क्वेश्चन मिला है, इंपॉर्टेंट भी है, भीलवाड़ा की साइट है बागोर। तो ये भीलवाड़ा से लगभग 25 किलोमीटर दूर बागोर के बारे में अक्सर क्वेश्चन काल से संबंधित ही हुआ है। तो इसकी लोकेशन देख लेते हैं। बागोर भीलवाड़ा में है। इससे संबंधित नदी आती है कि ये जो सभ्यता है, बागोर की सभ्यता, कोठारी नदी के किनारे अवस्थित है। दोनों बार हमें फर्स्ट ग्रेड में बागोर के बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया, तो कालक्रम के आधार पे हम 3 काल इतिहास के मुख्य रूप से करते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल का पूरे भारत में सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण स्थल जो है वो बागोर को माना जाता है। तो अति इंपॉर्टेंट बात है, मध्य पाषाण कालीन स्थल राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण बागोर है। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा भी इसको कह दिया जाता है, सबसे बड़ा स्थल भी है। दूसरा ये देखते हैं कि पूरा पाषाण काल में जहां पर आग से परिचय हो जाता है मानव का, लेकिन वह पूरी तरह से घुमंतु जीवन व्यतीत करता है, जबकि मध्य पाषाण काल तक आते आते वह थोड़ा सा आखेट संग्राहक हो जाता है, एक तरह से विभिन्न वस्तुओं का संग्रह करने लग जाता है और पशुओं को पालना सीख जाता है। तो हमें मध्य पाषाण काल में जो मानव है वो पशुपालन, और पशुपालन के कारण थोड़ा सा स्थायित्व आ जाता है, हालांकि पूरी तरह से स्थायित्व तो नहीं रहता। तो बागोर के बारे में दूसरा अति महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बार बार हमें मिलता रहता है एग्जाम में, तो ये है पशुपालन, अर्थात कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो बागोर से मिले हैं। तो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्यों के बारे में भी हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मध्य पाषाण कालीन सबसे बड़े स्थल के बारे में हमें बार बार फर्स्ट ग्रेड में दोनों बार पूछा गया है। इस समय मध्य पाषाण काल में जो मानव उपकरण यूज लेता था, जैसे हम देखते हैं कि कुलाड़ी जो है वो नव पाषाण काल का मुख्य एक तरह से औजार था, और मध्य पाषाण काल में जितने भी उपकरण होते हैं वो थोड़े पत्थर को सूक्ष्म बना दिए जाते हैं और थोड़े तीखे बना दिए जाते हैं। तो इस काल के उपकरणों को माइक्रोलिथिक उपकरण कहा जाता था। तो ये जो शब्द है जब भी पूछा जाए वो
मध्य पाषाण काल से हैं और खासकर बागोर से। तो मध्य पाषाण काल के जो उपकरण हैं उनको माइक्रोलिथिक उपकरण कहा जाता है। उपकरण जो है वो मुख्यतः पत्थर के ही थे और उन्हीं को एक तरह से नुकीला और छोटा बनाया गया था, जबकि पूरा पाषाण काल के जो पत्थर के औजार थे वो थोड़े भौंडे और थोड़े बड़े थे। तो माइक्रोलिथिक उपकरणों के संदर्भ में भी हमें बागोर के बारे में पूछा जा सकता है। मध्य पाषाण काल का एक महत्वपूर्ण स्थल है पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य के बारे में। यहाँ पर हम देखते हैं कि भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे अवस्थित मुख्य साइट्स है। और इसके अलावा हमें बागोर में महत्वपूर्ण बात ये देखने को मिलती है कि इसके उत्खननकर्ता जो है, वैसे तो राजस्थान का पुरातत्व विभाग भी योगदान करता है और एक तरह से विदेशी यूनिवर्सिटी भी। तो लेस्निक के नेतृत्व में उत्खनन हुआ, लेकिन एक विद्वान का पूछा जाए तो वीरेंद्र नाथ मिश्र का नाम आता है। इसके अलावा पुणे का डेक्कन कॉलेज जो है वो भी उत्खनन में एक तरह से शामिल होता है और राजस्थान पुरातत्व विभाग ये भी एक तरह से उत्खनन का नेतृत्व करते हैं। तो एक विद्वान के संदर्भ में पूछा गया है, वीरेंद्र नाथ मिश्र का याद रखें। तो वीरेंद्र नाथ मिश्र जो है वो बागोर के उत्खनन से संबंधित विद्वान थे। राजस्थान पुरातत्व विभाग की बात करें तो एक तरह से इसका मुख्यालय जो है वो जयपुर में था। 1950 में इसकी स्थापना होती है। लेकिन राजस्थान में सबसे पहले पुरातत्व के रूप में एक विद्वान के रूप में जब सर्वे शुरू किया जाता है तो सबसे पहले पुरातत्व के जनक की हमने बात की थी और वो विद्वान थे एशियल कार्लाइल। ये LSA का क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट भी था। तो राजस्थान में पुरातत्व के जनक न केवल कार्लाइल है, जबकि राजस्थान में पुरातत्व की दृष्टि से सबसे पहले सर्वे करने का जो श्रेय है वो भी कार्लाइल को जाता है। ये 1871 ईस्वी की बात थी, ब्रिटिश काल के दौरान। ये भी एक महत्वपूर्ण कंटेंट अपना बनता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहां से कुछ एक ताम्र उपकरणों के अलावा गोफन, ये राजस्थानी संस्कृति में पूछा जा सकता है। गोफन की गोलियां, इसके अलावा ईंटों की दीवार, इसके साक्ष्य भी मिलते हैं। गोफन जो है वो एक चमड़े का बना हुआ एक तरह से वस्तु कह सकते हैं, जिसमें पत्थर रखा जाता था और जिसके दोनों किनारों पर छेद करके उसमें रस्सी जोड़ी जाती थी। और उस गोफन में गो के फण के आकार का एक तरह से जो चमड़े का बना हुआ वस्तु था, उसमें पत्थर रखकर उसको एक तरह से घुमा के दूर तक फेंका जाता था। बहुत सारे जानवरों से सुरक्षा के लिए, पक्षियों से सुरक्षा के लिए, फसल की सुरक्षा के लिए गोफन का यूज लिया जाता है। तो बागोर से यहाँ पे हमें गोफन की गोलियों के साक्ष्य भी मिले हैं। पशुपालन के अलावा कई बार जो है वो हमें वर्ड ये भी मिल सकता है। तो कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य भी पूछे जाए तो वो बागोर होगा। जैसे भारतीय सभ्यता में हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का एक साइट था पाकिस्तान का मेहरगढ़। तो यहां से हमें कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से। नवपाषाण काल का स्थल था और राजस्थान में बागोर जो है वो कृषि और पशुपालन का प्राचीनतम जो साक्ष्य या जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण साइट था। बागोर के बाद हम बात करते हैं हनुमानगढ़ के रंग महल की। तो रंग महल जो है वो कॉलेज लेक्चरर के क्वेश्चन में भी शामिल था। इस साइट के बारे में हनुमानगढ़ में अवस्थित है और एक तरह से इसका उत्खनन कार्य जो है वो स्वीडिश दल द्वारा किया जाता है, जिसमें मुख्य विद्वान हन्ना रिड होता है, अर्बमैन होते हैं। इनके नेतृत्व में उत्खनन कार्य किया जाता है। और स्थिति हनुमानगढ़ में, और इसके बारे में इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हमें पूछा गया था कि ये सिंधु सभ्यता से संबंधित साइट है। सिंधु सभ्यता के समकालीन हम इसको मान सकते हैं। कालीबंगा के बाद रंगमहल दूसरी साइट होगी सिंधु सभ्यता से संबंधित। दूसरा, यहां से एक और इम्पोर्टेंट बात ये भी मिलती है हमें कि कुछ कुषाण मुद्राएं मिलती है। तो कुषाणकालीन सिक्के जो है वो हमें रंगमहल से मिले हैं, कुषाण मुद्राओं के बारे में। और भारत में एक तरह से उत्तर पश्चिमी भारत में शासन करने वाली विदेशी जाति होती है, मध्य एशिया का युची कबीला होता है कुषाणों का,
जो भारत में शासन करता है, और मुख्य शासक कुषाण वंश का कनिष्क आता है, जिसकी हम इंडियन हिस्ट्री में बात करते हैं। और कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत का प्रचलन किया था, जो अपना राष्ट्रीय संवत भी है। ऐसी मान्यता है कि शकों ने इसका सबसे ज्यादा प्रचलन किया, तो इसका नाम शक संवत हो गया। वैसे कनिष्क के राज्यारोहण के अवसर पर प्रचलित किया गया 78 ईस्वी में संवत था। कनिष्क जो है वो शिव और बुद्ध के उपासक होते हैं। तो रंग महल से हमें कुषाण सिक्कों के बारे में भी पूछा जा सकता है। हमें जो क्वेश्चन मिला है कॉलेज लेक्चर में, वो सिंधु सभ्यता की एक साइट के बारे में मिला था। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि यह प्रशस्तर और धातु युगीन दोनों कालों का प्रतिनिधित्व करने वाला स्थल है। तो पूरा पाषाण काल का भी कह सकते हैं और धातु काल का भी कह सकते हैं। प्रशस्तर काल और धातु काल, धातु युग का प्रतिनिधित्व करने वाला मुख्य स्थल है। और रंग महल से एक और इम्पोर्टेंट कि हमें कृष्ण की प्राचीनतम जो प्रतिमा मिली है, जो गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाए हुए हैं, ये प्रतिमा हमें रंग महल से मिली है। तो गोवर्धनधारी मूंछों वाले कृष्ण की प्राचीनतम प्रतिमा जो है हमें रंग महल से मिली है। इसकी प्रतिमा जो है वो अन्य कहीं भी स्थान से ऐसी प्रतिमा, मूंछों वाले कृष्ण की प्रतिमा जो है वो गोवर्धनधारी रूप में नहीं मिली है। इसके अलावा जो है गांधार और मथुरा शैली की एक तरह से मूर्तियां भी बहुत ज्यादा संख्या में मिली है। और हमने जैसे देखा कि गांधार शैली की मूर्तियां जो है वो ज्यादातर कुषाण काल में बनती है, तो मथुरा शैली की भी। और बुद्ध की मूर्ति कला में हमने बात की थी कि बुद्ध पहले मानव होते हैं जिनकी मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है। और बुद्ध की मूर्ति निर्माण की मुख्य रूप से 2 शैलियां आती है। उत्तर पश्चिमी भारत में जो प्रचलित शैली थी उसको गांधार शैली कहा जाता था, जिस पर यूनानी प्रभाव है। और जो विशुद्ध भारतीय शैली में बनने वाली मूर्तियां थी बुद्ध की, उसको मथुरा शैली की मूर्तियां कहा जाता था, जिसमें भारतीय देवी देवताओं का प्रभाव होता है। तो गांधार और मथुरा शैली की मूर्तियां भी हमें रंग महल से मिली है। ये एक अन्य महत्वपूर्ण साइट हुई। आगे बढ़ते हैं और जो अन्य साइट रह गई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक देखें, राजस्थान के संदर्भ में खासकर झुंझुनू में हमें सुनारी के बारे में बहुत बार क्वेश्चन मिलता है। तो सुनारी जो है एक तरह से महत्वपूर्ण सभ्यता स्थल है, और यहां लोहा गलाने की भट्टियां अत्यधिक मात्रा में मिली है। तो लोहा को गलाने के लिए भट्टियां जो है वो राजस्थान में सुनारी से मिली है। और ताप को नियंत्रित करने के लिए एक तरह से ताप शोधन जो प्रणाली है उसका भी प्रयोग यहाँ के लोगों द्वारा किया जाता था। सिक्कों के संदर्भ में हम रेड को टाटानगर कह देते हैं, और लोह की भट्टियों के संदर्भ में हम सुनारी को एक तरह से महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल कह सकते हैं। जब लोह युग की बात कर रहे थे उत्तर वैदिक काल में, तब हमने देखा कि भारत में सबसे ज्यादा लोह सामग्री जो है वो उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा एक साइट थी, वहां से अत्यधिक मात्रा में मिला है। इसके अलावा हरिछत्तर, हस्तिनापुर, कौशाम्बी, यहां से लोह की अत्यधिक मात्रा में सामग्री मिली है। राजस्थान में बात करें तो सुनारी के साथ साथ भरतपुर का जो नोहे है, यहां से भी लोह सामग्री के साक्ष्य मिले हैं। सुनारी की अवस्थिति जो है वो झुंझुनू में है। लोहे की भट्टियों के लिए प्रसिद्ध एक महत्वपूर्ण स्थल है। भरतपुर में ही एक साइट आती है नोहे, जहां से एक तरह से लोह सामग्री के प्रमाण मिले हैं। और लोह सामग्री के साथ साथ यहां से एक जाक बाबा की प्रतिमा भी, यक्ष की प्रतिमा भी मिली है। एक तरह से यक्ष जो है वो अर्ध मानव और अर्ध देवताओं की श्रेणी में रख दिया जाता है। तो जाक बाबा की प्रतिमा हमें नोह भरतपुर से मिली है। सुनारी और नोह के बाद हम बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण साइट नगरी, जो चित्तौड़ में प्राचीन सीवी जनपद के लिए विख्यात साइट था। और नगरी के बारे में अक्सर हमें क्वेश्चन मिल जाता है 1-2 पॉइंट पर। तो चित्तौड़ में अवस्थित महत्वपूर्ण साइट की बात कर लेते हैं नगरी की। चित्तौड़गढ़ में अवस्थित मिलती है। और नगरी का जो प्राचीन नाम है वो
माध्यमिका या मध्यमिका मिलता है। तो माध्यमिका के बारे में जनरली क्वेश्चन नगरी के संदर्भ में पूछा जाता है। आरएस में जो क्वेश्चन पूछा गया तो नगरी या माध्यमिका का उल्लेख एक साथ दो ग्रंथों में हुआ, तो वो दो ग्रंथों के बारे में हमें आरएस में क्वेश्चन मिला था कि महाभारत और पतंजलि का महाभाष्य, ये दो ग्रंथ जो हैं एक साथ हमें नगरी के बारे में उल्लेख करते हैं। तो दो ग्रंथों में एक साथ कौन से साइट का उल्लेख हुआ है, तो वो नगरी का हुआ है। नगरी जो है यहां पर यवन आक्रमण भी हुआ था और यहां पर यूनानी हमले की जानकारी जो है हमें एक तरह से गार्गी संहिता भी देती है, पतंजलि का महाभाष्य भी देता है और एक तरह से कालिदास का एक नाटक इसके बारे में जानकारी देता है। गार्गी संहिता युग पुराण का एक भाग आता है, तो ये यूनानी आक्रमण की जानकारी देने वाला भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। चित्तौड़ जो है वो प्राचीन काल में जब जनपद पढ़ेंगे तब यहाँ पे प्रचलित जो जनपद था वो सीवी जनपद था और इसकी राजधानी जो है वो माध्यमिका को कहा जाता था। तो नगरी जो है जब भी पूछा जाए तो सबसे पहले लोकेशन चित्तौड़गढ़ में होगी और केवल नगर पूछा जाए तो हम टोंक करेंगे, जहां पे मालव गणों के बहुत सारे सिक्के हमें बहुत ज्यादा मात्रा में मिले हैं। नगरी में एक तरह से अन्य महत्वपूर्ण बात देखते हैं तो यहाँ पे सीवी जनपद के सिक्के और गुप्तकालीन कला के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। तो जब भी सिक्कों की बात होगी, अलग अलग कालों में हम अलग अलग स्थानों से विभिन्न सिक्के लिख रहे हैं, तो प्राचीन कालीन जो एक जनपद आता है सीवी जनपद, इसके सिक्के यहाँ से मिले हैं। अभी अभी जस्ट हमने देखा कि रंग महल से पूछा जाए तो कुषाण कालीन सिक्के मिले हैं। बैराट से हमें एक तरह से इंडो ग्रीक शासकों के और आहत मुद्राएं भी मिली है और आहड़ जो है वहां से इंडो ग्रीक शासकों में और खासकर हमें अपोलो देवता जो यूनानी देवता है उसके चित्र वाले सिक्के मिले हैं। ठीक वैसे ही नगरी से हम सिक्कों को जोड़ते हैं तो यहां से सीवी जनपद के सिक्के मिलते हैं। नगरी के बाद बात करते हैं केवल नगर शब्द जब आता है इस सभ्यता के बारे में, तो नगर जो है वो टोंक में अवस्थित है और यहां से इंपॉर्टेंट बात मालव गण के सिक्कों के बारे में। मालव जन के जो सिक्के हैं वो नगर टोंक से मिले हैं। इसके अलावा हमें विभिन्न पाषाणकालीन सभ्यताओं की जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण साइट भी नगर आता है। नगर के साथ साथ टोंक में ही रेड, जहां से अत्यधिक मात्रा में लौह सामग्री भी मिली है और मालवगण के सिक्के यहां से भी मिले हैं। रेड नलियासर से आहत सिक्के भी मिले हैं और अत्यधिक लौह सामग्री के कारण प्राचीन भारत का टाटा नगर भी रेड को कहा जाता है। रेड टोंक में है और इसकी अवस्थिति जो है वो इस नदी के किनारे आती है, तो ढील नदी के किनारे अवस्थित महत्वपूर्ण साइट जो है वो रेड थी। तो नगर जब पूछा जाए वो टोंक में है और रेड जो है उसकी अवस्थिति भी टोंक में है, जो प्राचीन भारत का टाटा नगर के संदर्भ में ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा लोहा सामग्री के बारे में। अत्यधिक ताम्र सामग्री के कारण ताम्र सभ्यता की जननी अपन ने गणेश्वर को कहा। लोह सामग्री की भट्टियों की जब भी बात आती है तो सुनारी जो झुंझुनू है वो एक तरह से लोह सामग्री की भट्टियों के लिए महत्वपूर्ण साइट होगी और इसके उत्खननकर्ता केदारनाथ पुरी आते हैं। तो रेड के उत्खननकर्ता अगर पूछे जाए तो KN पुरी इसके उत्खननकर्ता थे। डील नदी के किनारे अवस्थित महत्वपूर्ण साइट है। इसके अलावा शेष बचे हुए कुछ एक साइट्स के बारे में जो कहाँ कहाँ हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो भीलवाड़ा में हमने देखा कि भीलवाड़ा में एक साइट है बागोर, जिसके बारे में हमने बात की, और भीलवाड़ा में दूसरी साइट आती है ओजियाना। ये दो साइट जो है वो मुख्य रूप से भीलवाड़ा में आती है। दूसरी बात कर लेते हैं जयपुर की। तो जयपुर में हमने देखा कि बैराट जो है विराट नगर जयपुर में है। इसके अलावा जयपुर में
नंदलालपुरा, किराड़ोत, जोधपुरा, चिथवाड़ी, ये सारी की सारी साइट जो है वो हमें जयपुर में मिलती है। मुख्य पाषाणकालीन स्थल, विभिन्न सभ्यताओं से संबंधित स्थल बेराट के अलावा नंदलालपुरा, किराड़ोत, जोधपुरा, चितवाड़ी जयपुर में है। ओजियाना और बागोर भीलवाड़ा में मिलते हैं। नागौर में मुख्य रूप से जायल, डीडवाना जो पूरा पाषाणकालीन स्थल है, इसके अलावा कुराडा, ये जो है मुख्य साइटें नागौर में अवस्थित है। अगर हम जालोर की बात करें तो जालोर में सबसे महत्वपूर्ण साइट आती है भीनमाल, जो महाकवि माघ की भी जन्मभूमि है, जिसने शिशुपाल वध संस्कृत भाषा में ग्रंथ लिखा था। भीनमाल के बारे में हमें हैनसांग के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो हैनसांग ने भी भीनमाल की यात्रा की थी। भीनमाल प्रतिहारों की शक्ति का भी मुख्य केंद्र होता है, तो भीनमाल जो है वो एक तरह से प्रतिहार कालीन राजधानी भी हम कह सकते हैं। तो जालोर में भीनमाल मुख्य रूप से एक साइट है जिसका नाम बिजोलिया शिलालेख में श्रीमाल मिलता है। और जालोर जो है मुख्य रूप से जाबाली ऋषि की तपोस्थली कह दिया जाता है। दूसरी साइट जो है वो जालोर में एलना मिलती है। तो एलाना या एलना जो है वो जालोर में है और भीनमाल भी जालोर की महत्वपूर्ण साइट्स है। पूरा पाषाणकालीन साइट जो है वो तिलवाड़ा का नाम आता है, और तिलवाड़ा जो साइट है वो मुख्य रूप से हमें बाड़मेर में मिलती है। तो बाड़मेर की साइट तिलवाड़ा हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, और गंगानगर में हमने देखा कि एक तरह से हनुमानगढ़ में हमने देखा कि रंगमहल और कालीबंगा मुख्य साइट है। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में मुख्य साइट में सोथी, जिसको कालीबंगा प्रथम नाम दे दिया जाता है, और इसके खोजकर्ता उत्खननकर्ता अमलानंद भोसले। बीकानेर में ही दूसरी साइट जो है वो पुगल आती है, और तीसरी साइट आती है साबड़िया। तो ये तीन मुख्य साइटें जो है वो बीकानेर से संबंधित होगी, सोथी, पुगल, साबड़िया। गंगानगर की साइट की बात करें तो मुख्य रूप से साइट जो है वो एक तरह से बरोड़ साइट का नाम आता है। तरखान वाला डेरा भी हम गंगानगर की मुख्य साइट के बारे में कह सकते हैं। तो ये कुछ एक अन्य महत्वपूर्ण केंद्र जिनके बारे में हमने बात की। इसके अलावा जो शेष महत्वपूर्ण साइटें बची है उनकी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इसके साथ साथ जितने भी पुरातात्विक स्थलों के बारे में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका भी समय समय पे हम जिक्र करेंगे। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।